नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर एक बार फिर पूजा आपका तहे दिल से स्वागत करती है। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण लेकर एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं, जिसमें हम 3 मुख्य विषय पर आपके साथ बात करते हैं। हमारे बीच एक्सपर्ट होते हैं और वो 3 मुख्य विषय हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन, साथ ही साथ जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण, और साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस। कैसे इस 6 रोग को हम अपनी पूरे भारतवर्ष से, अपनी पूरी दुनिया से ही खत्म कर सकते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। और ये कार्यक्रम लगातार आप हमारे रेडियो 90.4 आगरा के आवाज पर तो सुन ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपकी सराहना, आपकी प्रशंसा, आपका सपोर्ट हमें हमारे YouTube पेज पर मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, जल्द से जल्द मैं आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र विक्रम सिंह, जो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस SNMC यानी सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा से हैं आप। साथ ही साथ डॉक्टर साहब की अगर बात करें तो आप हैं वाइस चेयरमैन स्टेट टास्क फोर्स फॉर TB एलिमिनेशन UP। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, और इस महत्वपूर्ण बीमारी जो कि एक तादसी है हम लोगों के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। SN मेडिकल कॉलेज का बहुत सपोर्ट हमें वैसे ही मिलता रहता है डॉक्टर साहब, और आज आप भी आए हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपके परिचय में कि आप हैं वाइस चेयरमैन स्टेट टास्क फोर्स फॉर TB एलिमिनेशन उत्तर प्रदेश। कुछ इसके बारे में डॉक्टर साहब पहले बताइए ना। एक्चुअली ट्यूबरक्लोसिस के जो प्रोग्राम है, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, पहले नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था ये, उसके बाद में रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इसका नाम दिया, क्योंकि बहुत सारी कुछ खामियां थी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में, उनको रेक्टिफाई किया, उनको संशोधित किया, और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम का गठन किया गया। उसके बाद अभी जो ग्लोबल और नेशनल टारगेट्स थे, उनको हमने 2015 में ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए जो थे उनको हमने अचीव किया। उसके बाद अब हम कंट्रोल के बाद में हम एलिमिनेशन एंड TB स्ट्रेटजी की तरफ आ रहे हैं। ग्रेट ना, पहले स्टॉप TB स्ट्रेटजी थी और नाउ हम एंड TB स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं। सो एंड TB स्ट्रेटजी के जो उद्देश्य है या उनकी जो को एंड करने के लिए जो हमने गाइडलाइंस रखी हैं, जो टारगेट्स हमने रखे हैं, उसको पूरा करने के लिए अपने जो नेशनल प्रोग्राम में कुछ और चेंजेस करने की जरूरत महसूस की, और उनको चेंज करने के बाद उसका प्रोग्राम का नाम नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया, जो NTP के नाम से अब जो है जाना जाता है। सो NTP की सर्विसेज को पूरे भारत में हर लेवल पे पहुंचाया जाता है, लेकिन भारत सरकार ने चूंकि टीचर्स मेडिकल कॉलेजों में NTP के बेटर संचालन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए जो TB से रिलेटेड प्रोग्राम है, इसको संचालन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। एक नेशनल टास्क फोर्स है, उसके बाद जोनल टास्क फोर्स होती हैं, उसके बाद स्टेट टास्क फोर्स होती हैं, और कॉलेज लेवल पे जो है कोर कमेटीज होती हैं। सो इन जो स्टेट टास्क फोर्स होता है, उनका काम होता है कि वो जितने भी स्टेट में मेडिकल कॉलेज हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए, और जो NTP से रिलेटेड सर्विसेज हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, जो चाहे थेरेपेटिक हो, चाहे वो प्रिवेंटिव सर्विसेज हो, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो उसको बेहतर क्रियान्वयन उनका हो सके, उसके बीच में सरकार और उन व्यक्तियों के बीच में जो टीचर्स हैं उनके बीच में वो एस्टेब्लिश करती हैं, जिससे कि इस प्रोग्राम के बारे में जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनको बताया जा सके, जो दूसरी और विधाओं के जो चिकित्सक हैं उनको उसका ज्ञान दिया जा सके, और साथ में जो जनरल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, साथ में जनरल सामान्य जनमानस है, उन तक इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। ये हमारे नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम में जो स्टेट टास्क फोर्स हैं उनका ये काम रहता है। तो डॉक्टर साहब, टास्क फोर्स से ही महसूस हो रहा है कि आप एक योद्धा हैं, और बीइंग अ प्रोफेसर SNMC में आप और योद्धा तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। चूंकि जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का जब मेनली जो क्रियान्वयन होता है वो सेंट्रल TB डिवीजन में होता है, और जो नई पॉलिसीज बनती हैं TB कंट्रोल से लेके TB एलिमिनेशन या TB प्रिवेंशन को लेके, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो चाहे थेरेपेटिक्स हो, तो उसमें जरूरत बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है।
जो अपना अपना योगदान देते हैं कि ये ट्रायल्स हैं, इसके रिजल्ट्स ये हैं, हमें ये नई थेरेपी या नई सर्विसेज ये शुरू करें तो हम हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हम तक पहुंच सकते हैं, जो टाइम बाउंड टारगेट्स हैं, या ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं वो जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, नए कौन से ऐसे स्टडीज़ के रिजल्ट आए हैं जो बताते हैं कि हमारे जो हमारे अप्रोच है उसमें कहीं कमी है, तो उन सबको मिलके, उन सब में सारे एक्सपर्ट्स एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बाद में, और नई जो अपडेटेड जो नॉलेज है उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी में चेंज लाते हैं। जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। सो टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट है आपने कोई गाइडलाइन बना दी दैट इज फुल एंड फाइनल। जैसे ही नए एविडेंसेस आते हैं और जनरेट होते हैं उसके आधार पे बेटर सर्विसेज के लिए उसको चेंज किया जाता है। यानी उसके लिए बिल्कुल समय पे कई बार अपडेट्स हुआ, पहले कुछ और एविडेंसेस थे, अब नए एविडेंसेस हैं, उन सबको हम अडॉप्ट करते हैं नेशनल प्रोग्राम में, जिससे कि जनहित ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। और तभी हम कर पाएंगे टीबी हारेगा देश जीतेगा सन 2025 तक का माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये उद्देश्य है, और आप सब योद्धा मिलकर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम टीबी को बिल्कुल जल्द से जल्द अपने पूरे भारतवर्ष से खत्म कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं पहला सवाल आपसे। बहुत कॉमनली ये कहा गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में आ चुके हैं, तो सभी ने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस की कई स्टेजेस होती हैं, लगभग 3 स्टेजेस होती हैं। कुछ उसके बारे में आसान से शब्दों में हमारे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि टीबी कैसे हुई, इसके बाद इसका क्या होता है, इन्फेक्शन लगने के बाद क्या होता है, एंड बीमारी होने के बाद में क्या होता है। जैसा कि मालूम है हमें कि टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, संक्रामक रोग है, और एक बैक्टीरिया जैसे कि हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसके द्वारा फैलता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये होता क्या है, कैसे स्टार्ट होता है। जब कोई बीमार व्यक्ति, बीमार, दो शब्दों का हमेशा ट्यूबरकुलोसिस में ध्यान रखना चाहिए कि एक होता है इन्फेक्शन और एक होता है डिजीज, एक बीमारी और एक केवल इन्फेक्शन, संक्रमित। संक्रमण अलग है और बीमारी अलग है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, एक नहीं है दोनों। तो जो व्यक्ति बीमार है और जिसके की फेफड़े की टीबी है, जैसे कि हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर बहुत सारी, जब उसका लंग इन्फेक्ट होता है, उसका डिजीज बनती है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसमें कैविटीज बन जाती हैं, फाइब्रोसिस, बहुत सारे उसमें पैथोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं। सो कैविटीज में अमूमन तौर पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की होती है, टीबी के बैक्टीरिया की, वो जिंदे लाइव बेसिलाई होते हैं, और उनके अंदर क्षमता होती है कि अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास में रेस्पिरेटरी रूट से जाएंगे, या और जो मोस्ट कॉमन है वो रेस्पिरेटरी रूट है, करीब 95% मामलों में रेस्पिरेटरी रूट है, बाकी और भी रूट हो सकते हैं। तो अगर वो जीवित अवस्था में जाएंगे तो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो जब कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति खांसता है, हंसता है, बोलता है, तो वो जो ड्रॉपलेट, जो बैक्टीरिया हैं, उनके इन श्वसन क्रियाओं के द्वारा पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। अमूमन तौर पे देखा गया है कि इनको जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें कि एक से लेकर 3 तक बैक्टीरिया होता है, और उसके ऊपर एक पतली सी, बहुत महीन सी जो है नमी की परत होती है, इसको हम इन्फेक्शियस पार्टिकल्स बोलते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बोलते हैं। अच्छा। ये यूनिट होती है इन्फेक्शन की। सो ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जब इन्वायरमेंट में होते हैं तो करीब 48 घंटे तक इन्वायरमेंट में तैरते रहते हैं। अच्छा। हाँ, सो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, बात कर रहा है लगातार, और वो टीबी से ग्रस्त है, तो वो व्यक्ति उस इन्वायरमेंट में वो बैक्टीरिया 48 घंटे तक, 2 दिन तक वो वहां पर मौजूद रहेगा, और व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा तो इनहेल, उसको अपने सांस के द्वारा वो उसे इनहेल कर सकता है। सतह पर नहीं रहती, वो सतह पे 48 घंटे लगते हैं सतह तक आने में। अच्छा। सतह पे आने के बाद में अमूमन तौर पे बैक्टीरिया नॉन इन्फेक्शियस बना जाता है कि वो इन्फेक्ट नहीं करे, क्योंकि बैक्टीरिया डेड तो कभी नहीं होता है, वायरस नहीं। जब भी वो बॉडी जो कोई भी सतह पे इसको संपर्क में आएगा तब वो डेड हो जाता है। बहुत डेलिकेट बैक्टीरिया होता है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट एयर में है तो वो जिंदा रहेगा। अच्छा। अगर सन से एक्सपोज होगा तो वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अच्छा, सन एक्सपोज, सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी में। इसलिए जो ओपन एरिया है, जो सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर है, वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं। ठीक है, जहां बहुत तेजी से हवा बह रही है वो उसको पार्टिकल्स को ले जाती है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। लेकिन जो क्लोज रूम है, सीलन भरे एरिया है,
अंधेरे के रूम है, वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते अमूमन तौर पे 3,500 ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एक खांसी के उसमें निकलते हैं, है ना। और अगर वो व्यक्ति, और ऐसा माना जाता है, बहुत सारी स्टडीज कहती हैं कि करीब करीब एवरेज एक टीबी का मरीज, जैसे फेफड़े की टीबी है, करीब 75,000 ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एक दिन में एवरेज, अगर वो इलाज नहीं ले रहा है तो वो रिलीज करता है, अगर वो इलाज नहीं ले रहा है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। और दूसरी स्टडीज ये भी बताती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहीं पे बताना, कि अगर पेशेंट ने स्टार्ट लेना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में, से 7 to 10 डेज में, वो 75,000 ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई घट के 25 ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई पे आ जाते हैं। यानी कि इन्फेक्शन के होने के चांसेस, दूसरे लोगों को इन्फेक्शन पहुंचाने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। बिल्कुल। सो अब एक स्वस्थ व्यक्ति जिसे कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, वो जब बीमार व्यक्ति के संपर्क में आया, उसने रेस्पिरेटरी मैनूवर्स किए, उसके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई उसने इनहेल किए, तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम इन्फेक्शन की स्टेज बोलते हैं, दिस इज इन्फेक्शन। अब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के बाद में टीबी का बैक्टीरिया 90% मामलों में लाइफ लॉन्ग सोता रहता है। अच्छा। सुप्तावस्था में रहता है, वो फर्दर कोई मल्टीप्लाई नहीं करता, फर्दर वो टिश्यू डैमेज नहीं करता। इसको हम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं, है ना। बट 10% केसेस में, जिनमें से कि 5% में तुरंत ही वो टीबी का बेसिलाई इन्फेक्शन होने के बाद में बॉडी में मल्टीप्लाई करता है। जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, मोस्ट कॉमनली लंग्स, है ना, उनमें वो डैमेज शुरू करता है और बीमारी बनाता है, फेफड़ों को डैमेज करना। बाकी 5% पेशेंट्स में लाइफ के बाद में कभी भी जो है ना टीबी बीमारी होने की संभावना उसी मैकेनिज्म से होती है। वो जो सोए हुए बैक्टीरिया हैं, वो जागृत अवस्था में आते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं और लंग को डैमेज करने लगते हैं, और वो जो व्यक्ति है वो फिर फर्दर उसी चेन को आगे बढ़ाता है। अच्छा। सो एक बार हो गया, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, और उसके बाद में आपका टीबी डिजीज डेवलप हो गई। सो ये डिफरेंट स्टेज होते हैं, ये 3 स्टेजेस हैं। अब आप समझिएगा कि जो अगर कोई व्यक्ति टीबी का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, वो करीब करीब ऐसा देखा गया, जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स हैं, कि 10 से 14 अन्य स्वस्थ लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो अमूमन तौर पे लाइफ टाइम रिस्क ऑफ जो जीवन में किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के टीबी बीमारी होने की चांसेस केवल 10% होते हैं। 90% मामलों में वो सुप्त अवस्था में रहता है, डॉर्मेंट स्टेट में रहता है ना। बिल्कुल। लेकिन कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो जहां पे कि वो जो डॉर्मेंट बेसिलाई है वो एक्टिव हो जाता है और वो डिजीज में कन्वर्ट करता है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है यदि व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्योंकि उस इन्फेक्शन के बाद में डॉर्मेंसी में जाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता जिम्मेदार है। आज ही स्ट्रांग इम्यूनिटी होगी तो वो बेसिलाई डॉर्मेंट पड़ा रहेगा। अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वो जो सुप्तावस्था में पड़ा हुआ बैक्टीरिया है वो जागृत होकर डिजीज बनाएगा। सो इंपॉर्टेंट है HIV। अगर किसी व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन है तो आप ये मान के चलिए कि उसमें सामान्य अब व्यक्ति की अपेक्षा करीब करीब 20 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि उसको जो है वो जो सुप्तावस्था का बेसिलाई है वो जागृत होकर एक्टिव टीबी डिजीज बना रही है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन 3 गुना चांसेस हैं उनमें, ठीक है। व्यक्ति कमजोर, बढ़िया कुपोषित लोग जो है, ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं उनमें 3 गुना चांसेस हैं, जो अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उनमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, कभी कभार कैंसर कीमोथेरेपी, इनमें डॉर्मेंट बेसिलाई के एक्टिव डिजीज में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि उसमें क्या है, इम्यूनिटी उनकी कम है, उनका इम्यूनिटी जो है कम होने की वजह से, है ना। अमूमन तौर पे जो नेचुरल इम्यूनिटी इन्फेक्शन के बाद में जो व्यक्ति की नेचुरल इम्यूनिटी है उस इन्फेक्शन को वॉल ऑफ कर देती है, उसको घेर लेती है, उसको रोक देती है। तो बात कुछ अलग होती जा रही है और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपकी इस बात में। तो क्या HIV के पेशेंट्स का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर हम कैंसर के पेशेंट्स का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब हमें पता ही है कि लगभग होना ही है इन्हें ट्यूबरक्लोसिस, तो क्या कोई दवाई या कोई वैक्सीन इनको दी जाती है? यस, बिल्कुल। पहले जो है इन पेशेंट्स को ऐसा कोई मेथड नहीं था कि हम कुछ इस तरीके से दें कि इनका जो है रिएक्टिवेशन रोका जा सके, है ना। लेकिन अभी ऐसे हमारे पास साक्ष्य धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं
जिसमें देखा गया है कि अगर हम प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं, वो अगर हम इन पेशेंट्स को दें तो इनमें इन्फेक्शन से एक्टिव डिजीज के होने की संभावना बहुत 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 कम हो जाती है। बहुत अच्छा। सो जो हमारे नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है, जिसमें कि हमने कहा है कि हम 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, उसका एक इम्पॉर्टेंट जो है एक स्टेप है, मैथमेटिकल्स मॉडल्स अगेन है हमारे पास में, जिसमें हमने देखा कि अगर हम जो करंट हमारा इंसिडेंस रेट है वो अगर उसको अगर हम देखें और हम डिफरेंट मेजर्स लेते हैं, अगर हम केवल केस फाइंडिंग करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं तो हम 2025 तक हम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम उन इन्फेक्शन को, जो डिजीज पेशेंट को ट्रीट ना करें, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तब भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में अगर हम इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करें, है ना, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी से, और साथ में ट्रीटमेंट भी दें, तो हमें जो हमारा जो गोल है उसको हम 2025 के आसपास हम पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसमें इसको अडॉप्ट किया गया है कि हम टीबी के पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ जो व्यक्ति, जो ग्रुप जो ज्यादा रिस्क पे हैं, जिन्हें टीबी होने की संभावना है, जैसे कि इसमें एक HIV, कैंसर, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट, और एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क ग्रुप रहा कि छोटे बच्चे जो किसी टीबी पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में हो। अच्छा। ऐसा अगेन देखा गया है कि इन्फेक्शन होने के 2 साल के अंदर ही ज्यादातर 50% मामलों में टीबी की बीमारी बन जाती है। सो अगर किसी घर में कोई टीबी का पेशेंट है, हम जानते हैं, तो उनके बच्चों को भी इसी समय इन्फेक्शन हुआ होगा, जो भी क्लोज कांटेक्ट होंगे, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट हैं, चाहे कोई भी हो, तो वो अगर 2 साल के भी उनमें सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना शुरुआत के 2 साल में, तो ऐसे दिन में हम तुरंत उनको डायग्नोज करके उन्हें ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी देंगे। तो उनमें भी तो 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं: क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ पल्मोनरी टीबी पेशेंट, HIV पेशेंट्स एंड अदर ग्रुप्स, लाइक जिनमें जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो कैंसर कीमोथेरेपी पे हैं, सिलिको ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, सिलिकोसिस के पेशेंट, जो अपने आगरा के आसपास में हम देखते हैं जो लोग पत्थर का काम करते हैं और वो प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेते, उनमें एक बीमारी सिलिकोसिस बनती है, जिसमें फेफड़े के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, वो जस्ट ऐसा लगता है, मिमिक करती है टीबी है, लेकिन टीबी नहीं होती, लेकिन वो ट्यूबरकुलोसिस के रिएक्टिवेशन को, लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी को प्रीडिस्पोज करती है। अगेन वेरी हाई रिस्क होता है उसमें। तो इनमें हम ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं, और अगर हम ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी देंगे तो हम अपने नेशनल टारगेट्स को, जो हमारा टाइम है 2025 तक, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन देखा कि हमें 2030 नहीं, हम अपने मिशन मोड पे काम करेंगे और 2025 तक ही हम अपने टारगेट्स हैं उनको प्राप्त कर लेंगे। जी, जी, तो उसमें प्रिवेंटिव थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर ही रहे हैं इस तरह की, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, बहुत कॉमनली ये देखने में आया है कि कई गैर संक्रामक रोग, बीमारियां जो हैं, लाइक अगर हम बात करें डायबिटीज के पेशेंट्स को भी बहुत जल्दी चांसेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस होने के। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे दूसरा रिस्क, जो अदर रिस्क ग्रुप है, वो उसमें भी डायबिटीज भी है ना। पेशेंट जो जिन डिजीज कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी कम होगी, उसमें लेटेंट टीबी इन्फेक्शन से एक्टिव टीबी डिजीज होने के चांसेस होंगे। अगेन 3 टाइम्स ज्यादा कॉमन होता है, 3.1 टाइम कॉमन ज्यादा होता है डायबिटीज के पेशेंट्स में। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर आप HIV पेशेंट्स और कीमोथेरेपी पेशेंट्स, इनका जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो साथ ही साथ आप पैरेलल में ट्यूबरकुलोसिस का आप ट्रीटमेंट शुरू करें? ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट नहीं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं। हाँ, सो वो हमारे नेशनल प्रोग्राम में है। तो अगर हम वो इनको दे रहे हैं, तो बाकी और जो हमारे पेशेंट्स हैं, जिन्हें हमें दिख रहा है कि गैर संक्रामक रोग है, हाँ, लेकिन उनकी वीक होती जा रही है, उनमें हम जब ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी जब हम अप्लाई करते हैं, देते हैं, तो उनको उनमें एक्टिव टीबी डिजीज होने की संभावना बहुत 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 घट जाती है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, यही और एक और बात है, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी से न केवल टीबी इन्फेक्शन का जो है टीबी डिजीज में कन्वर्जन रुकता है, बल्कि टीबी जब डिजीज ही नहीं होगी तो और इन्फेक्शन जो एक सर्किल है वो भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। दैट्स व्हाई हम उसको, उस इन्फेक्शन उसको हम धीरे धीरे हम उसे कम करेंगे, और जो हमारा उद्देश्य है उनको अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में हो चुकी हैं। आज आपने बहुत अलग और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई हैं, जानकारियां दी हैं।
कुछ इसके बारे में भी बताइए कि ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग लोग समझते हैं कि सिर्फ फेफड़ों में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर के कई हिस्सों में होता है, अलग अलग तरह से है। कुछ इसके बारे में साधारण आम शब्दों में हमारे सुनने और देखने वाले को बताइए। जैसा कि मैंने बताया, इन्फेक्शन होने के बाद में बहुत ज़्यादातर मामलों में टीबी का बैक्टीरिया सुप्तावस्था में रहता है, लेटेंट टीबी रहती है, लेकिन उसके बाद में डिजीज़ हो सकती है। टीबी का इन्फेक्शन या डिजीज़ केवल फेफड़ों में नहीं होती। 80 to 85% मामलों में लंग्स प्राइमरी साइट होता है एज ए डिजीज़ के लिए। बाकी रेस्ट में एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो दूसरा फेफड़ों के अलावा जो दूसरे और अंग हैं या जो सिस्टम है, लाइक प्लूरा हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारी सर्वाइकल जो गांठें होती हैं, जैसे लिम्फ नोड्स बोलते हैं, जो अमूमन तौर पे नेक में मिलती हैं, उनमें बहुत कॉमन मिलता है। इसके अलावा जो बोन और जॉइंट्स है उसमें ट्यूबरक्लोसिस भी काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा जो आहार नाल है उसको ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी प्रभावित करता है। जेनेटल एंड यूरिनरी सिस्टम में ऐसा भारत में देखा गया है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी के केस में ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। सो जो निसंतान दंपत्ति हैं उसमें अगर ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण है या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो बहुत अधिकांश मामलों में ट्यूबरक्लोसिस उसका एक इम्पॉर्टेंट कारक होता है। यस। एंड इसके अलावा रीढ़ की हड्डी, दिमाग, स्किन, आईज, इन सबको ट्यूबरक्लोसिस जो है प्रभावित करती है। तो क्या ये भी सांस के द्वारा या ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है या किस तरह से फैलता है? इसमें चूंकि क्या सिम्टम्स हैं, प्लीज ये भी बताइएगा। ये अमूमन तौर पे जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो प्राइमरी इन्फेक्शन सम टाइम ब्लड के द्वारा, लिम्फेटिक्स के द्वारा शरीर के दूसरे अंगों में चला जाता है। मतलब 85% मामलों में तो वो फेफड़े तक ही सीमित रहा, लेकिन कुछ मामलों में वो वहां से ब्लड इन्फेक्शन या लिम्फेटिक्स के द्वारा दूसरे अन्य बॉडी के पार्टों में पहुंच जाता है। और जब भी इम्यूनिटी उनमें कम होगी तो उस एरिया में जहां पे वो पहुंचा हुआ है बेसिलाई डोरमेंट फॉर्म में, वहां पे वो करता है। सो वो जो इनके अब आते हैं कि सिम्टम्स कैसे हम करते हैं। वो सिम्टम्स अगेन दो तरीके के होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, जब टीबी का बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और सेल्स को डैमेज करता है या ऑर्गन्स को डैमेज, जो टिश्यू है उनको डैमेज करता है, तो वहां बहुत सारे जो है केमिकल्स जो है रिलीज होते हैं। उन केमिकल्स की वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है फीवर, बुखार आना, ठीक है, वेट लॉस, डिक्रीज एपिटाइट, है ना, ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। भूख कम लगना, है ना, और बुखार आना, वजन धीरे धीरे कम हो जाना भी सुबह और शाम का है। अमूमन तौर पे इसमें बुखार शाम को आता है। अच्छा। और रात में बहुत तेजी से पसीना जो है आता है और नाइट स्वेटिंग जैसे बोलते हैं। और ऐसा सामान्य आदमी को समझना हो तो ये मान के चले कि अगर वो उसको बुखार आने के बाद में शाम को जब बुखार टूटता है तो अंदर जो उसने अंडर गारमेंट्स एकदम से भीग जाते हैं, इतना ऐसा उसका महसूस होता है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं जो अमूमन तौर पे पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी सब में मिलते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन सिस्टम को उसने प्रभावित किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं उनको प्रभावित किया हो तो वहां पे जो लिम्फ नोड्स हैं उनका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अच्छा। अगर वो अमूमन तौर पे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को हम देख नहीं सकते, हम फील नहीं कर सकते, लेकिन वो जब एबनॉर्मल होती हैं, एबनॉर्मल उनका साइज बढ़ता है तो उन्हें हम फील कर सकते हैं। क्या वो पेनफुल होती है? इसमें अमूमन तौर पे टीबी में पेनफुल नहीं होती। नहीं होती। हाँ, अच्छा। दूसरे और कंडीशंस में पेनफुल हो सकती हैं, ठीक है, मोबाइल होती हैं, कभी कभार बहुत सारी आपस में मिलके जो है मैटेड हो जाती हैं, ठीक है। और अगर और स्थिति बिगड़ती है तो वो लिम्फ नोड्स, उनके अंदर पस फॉर्मेशन होता है और एब्सेस बन जाता है। एंड एब्सेस फॉर्मेशन के बाद में अगर वहां पे भी हम नहीं उसको कंट्रोल कर पाते हैं या उसमें डिले कर देते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां, उसे बिस्बेल और जाने कौन कौन सी लोकल वोकेबुलरी के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और गलत समझते हैं, तो वो साइनस बन जाता है, डिस्चार्जिंग साइनस बन जाता है, जिससे नासूर बन जाता है। और इसी को नासूर बोलते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक वो रिश्ता रहता है टीबी का। सो ये इस तरीके के सिम्टम आते हैं। अगर आप हड्डी का, अगर हम रीढ़ की हड्डी पे डिपेंड करता है, यस, रीढ़ की हड्डी को इन्वॉल्व करा तो आपका वहां पे पेन होगा। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आएंगे, फिर पेन शुरू होगा, एंड फिर डिपेंड करेगा कि उसने कितना इन्वॉल्व किया रीढ़ की हड्डी को, कितना उसने डैमेज किया, क्या उसने जो उसके अंदर जो हमारी रीढ़ रज्जू जो जा रही है, जैसे कि हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसको कितना प्रभावित किया है।
है ना, अगर हमारी रीढ़ की रज्जु को उसने प्रभावित किया तो वहां पे उसको डैमेज करके जिन ऑर्गन्स में वो सप्लाई दे रही है तो वहां वीकनेस आ सकता है, लकवा मार सकता है, हमारे बॉवल, हमारी लैट्रिन, जो हमारी दैनिक क्रिया उनको प्रभावित कर सकता है, यूरिन रिटेंशन हो सकता है या उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस तरीके की हाथ पैर में कमजोरी आना, सुन्नपन आना, ऐसे शुरुआत हो सकती है। अगर ब्रेन को इन्वॉल्व किया तो अगेन वॉमिटिंग शुरू होती है, हेडेक होता है बहुत तेज, अनकॉन्शियसनेस शुरू होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हार्ट को भी प्रभावित करता है। और आंख के टीबी की, अगर आंख की टीबी में अमूमन तौर पे बार बार रिकरेंट जो है आई इन्फेक्शन, लैक्राइमेशन, है ना, और पेन, ये कंप्लेन आती है। तो ये आंख की टीबी को डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल काम है। और बाकी दूसरे और ऑर्गन से जैसे जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जब अगर आहार नाल को अगर वो प्रभावित करेगा तो आहार नाल की उस एरिया की दीवारों को मोटा करेगा, पेट में दर्द शुरू होने लगेगा, धीरे धीरे इतनी स्थिति भी बिगड़ सकती है कि आंतें वहां रुक सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साइन मिलेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा उल्टी होने लगेगी, कब्ज होने लगेगा, पेट फूलने लगेगा, नहीं संभल पाए, परफोरेशन हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आया है कि लोग दांतों को जो पेन होता है उसे इन्फेक्शन और कैविटी समझते हैं, लेकिन कई बार वो मुंह के अंदर ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है। हाँ, ये पर इतना कॉमन नहीं है, ये रेयर केसेस हैं। और एसएन मेडिकल कॉलेज ने बहुत बार रिपोर्ट भी किए हैं इस तरह के केसेस, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जो हमारी जॉ बोन है उसको इन्वॉल्व किया हुआ है, या नेजल कैविटी या नेजल सेप्टम की बोन को या ऑर्बिट की बोन को जो है इन्वॉल्व किया हुआ है, वहां पे लीजन। सो ये इतनी कॉमन नहीं है, बट मोस्ट कॉमन सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो गले के अंदर जो ग्रंथि है उनका वो है, बड़ा होना है, ये कॉमन देखने को मिलता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम भी मिलते हैं और साथ में ये मिलती है। तो भारत सरकार की जो हमारी गाइडलाइंस है, एक सामान्य आदमी को समझने के लिए, जो हमारे जो पेरिफेरी में वर्क करने वाले लोग हैं उनको समझने के लिए भारत सरकार ने हमारे टीबी के सस्पेक्ट को एक डेफिनेशन दी, उसमें पल्मोनरी टीबी सस्पेक्ट और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी सस्पेक्ट। सो पल्मोनरी टीबी सस्पेक्ट में उन्होंने बोला कि अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है, अगेन उसमें टीबी होने की संभावना है, आपको जांच करानी है। बुखार 2 हफ्ते से ज्यादा है, मैं बुखार पे यहाँ बोलना चाहूंगा, अमूमन तौर पे जिन लोगों को लंबे समय तक बुखार रहता है, हमारे इस पर्टिकुलर आगरा रीजन में एक गलत धारणा है कि ये टाइफाइड है, और टाइफाइड का इलाज महीनों चलता है। ऐसी परिस्थिति में उसमें टीबी सस्पेक्ट नहीं करते, टीबी आगे बढ़ती जाती है, लंग को डैमेज करती जाती है और स्थिति क्रिटिकल होती चली जाती है। सो अगेन, अगर बुखार आपका 2 हफ्ते से ज्यादा का है, उसे टाइफाइड ना समझें। जरूरी नहीं है कि आपको खांसी हो पहला सिम्टम, बुखार भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको भी रखें, तो उसको भी सोचें कि हाँ टीबी हो सकती है। और तीसरा, अगर बहुत ज्यादा वजन आपका कम हुआ है कुछ महीनों के अंदर, उसको भी हम ये मानते हैं कि इसको टीबी होने की संभावना है। ये संभावी टीबी का मरीज है, फेफड़े की टीबी का। अगर खांसी में खून आ रहा है तब भी हम संभावी टीबी बिल्कुल मरीज में। तो हमें ये संभावी जो टीबी के मरीज हैं उस पर ध्यान रखना होगा। जन सामान्य को भी समझना होगा कि ये लक्षण हैं जब हमारे ये संभावी टीबी के मरीज हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हम तुरंत अपने हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के पास जाएं और हम अपनी जांच कराएं, जिससे कि हमारी जितनी जल्दी जांच होगी, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा, पेशेंट भी ठीक होगा, साथ में हम जो कम्युनिटी के अंदर जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है उसको भी हम चेक कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और रोक पाएंगे। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं, आप स्टेट लेवल पर टास्क फोर्स में भी काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कोई इसके प्रिवेंशन के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन है या आने वाले समय पर आएगी? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन पे बहुत सारा काम हो रहा है। अभी तक तो कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसकी हम बोलें कि उसको हम दें और या मार्केट में है या नहीं है, लेकिन इस पे काम हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई वैक्सीन भी अवेलेबल हो पाएगी। लेकिन वैक्सीन की जगह जो सबसे अच्छी वैक्सीन है वो है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ टीबी पेशेंट। बिल्कुल सही। अगर अर्ली जितनी जल्दी डायग्नोसिस बनेगी उतनी जल्दी हम उसे ट्रीट करेंगे, उतनी जल्दी हम उतना ही कम से कम इन्फेक्शन को कम्युनिटी में और उसके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट तक फैलने से रोकेंगे, और हम किसी न किसी तरीके से जो एक विशेष सर्किल है उसको हम रोक पाएंगे, कट कर पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, सो जल्दी से। और दूसरा, जो रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपिंग एक्टिव टीबी फ्रॉम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहलिक्स हैं तो हम कोशिश करें भाई इनको बुरे व्यसनों को छोड़ें, है ना, डायबिटीज हम अपनी कंट्रोल रखें,
HIV के लिए ना हो, उसके लिए जितने मेजर हम कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन को अपने कुपोषण को जो है सही करने के लिए कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो सही की जा सकती हैं। वेंटिलेशन इंप्रूव किया जा सकता है, ओवर क्राउडिंग को इन सबको हम रोक सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिन्हें नहीं रोक सकते, बहुत 90% इसमें रोकने वाली चीजें हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली वैक्सीन के बिना भी हम जो है इस जंग को जीत सकते हैं। और ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना, साफ सफाई रखना और क्राउडेड प्लेस में ना जाना, ये भी हर तरह के इन्फेक्शन को रोकता है। मास्क पहनने से अगर ट्यूबरक्लोसिस ना सिर्फ कोविड को बल्कि टीबी जैसे जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको भी रोकने में ये मदद करेगा। स्टडीज अभी पाइपलाइन में कि रियल में इसका कितना इम्पैक्ट रहा, लेकिन अभी हमारे पास में बहुत अच्छी स्टडीज नहीं है जो बोल पाए कि क्या इम्पैक्ट था कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ट्यूबरक्लोसिस पे, बट इट्स सम कंट्रोवर्शियल है। लेकिन डेफिनेटली पहली नजर में तो लगता है कि अगर टीबी का पेशेंट अगर मास्क पहनता है तो वो डेफिनेटली दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेगा, और एक सामान्य व्यक्ति भी अगर मास्क पहनता है तो इन्फेक्शन को कैच नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस मैं बोलता हूँ जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनमें होता है। जो एक लंबे समय तक एक ही छत के नीचे पे समय बिताते हैं उनमें ज्यादा होता है, बशर्ते कि आउटसाइड द क्लोज कॉन्टैक्ट्स। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है इन सब बातों का ध्यान रखना। यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को अगर हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, सिम्टम्स को जांचते समझते ही, यानी अगर आपको लंबे समय तक बुखार है, 2 हफ्ते तक लगातार आपको बुखार आ रहा है और बंद हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, साथ ही साथ आप ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार आपका वजन घटता जा रहा है, आपको लगातार खांसी भी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तुरंत के तुरंत जाकर आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराइए। देखिए, जांच कराने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको ये बताने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये इलाज, डायग्नोस, ट्रीटमेंट सभी कुछ मुफ्त है। साथ ही साथ सरकार आपको डॉट ट्रीटमेंट जो देती है वो लगातार आपको 6 महीने तक लेना है, उसकी दवाई आपको बीच में नहीं रोकनी है। आप भी स्वस्थ होंगे और अब आपके परिवारजन को भी एक दवाई खिलाई जाती है जिससे कि उन लोगों को भी इन्फेक्शन ना हो। साथ में ये जरूर है कि टीबी के मरीज को घर बैठकर आराम करना होता है, लोगों के बीच नहीं जाना, तो सरकार की ओर से आपको आर्थिक रूप से भी मदद की जाती है। 500 रुपए महीने की जो एक राशि है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में दी जाती है, जिससे आप अच्छा खाएं और आराम करें और सेहतमंद बने रहें। तो इतनी सुविधाएं जब आपके पास हैं तो क्यों ना जल्द से जल्द इस टीबी को हम अपने देश से भगा ही दें। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की है। चलते चलते आपको कैसा लगा ये स्टूडियो में आकर और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आकर, और आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ही एकदम से कहना चाहिए, मैं आत्मविभोर हूँ, बड़ा अच्छा लगा। और स्टूडियो का एम्बियंस बहुत ही वंडरफुल है, और मतलब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन सामान्य आदमियों के लिए दी जा रही है, जो बहुत ही परेशानी की विषय, जो सब्जेक्ट्स आपने उठाए, ये रियल ऐसे हैं कि जो बहुत कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी कम्युनिटी को पहुंचाते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाना ही एक अच्छा स्टेप है जिसमें कि हम इन पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, प्लेजर इज ऑल अस, बिकॉज आज आप आए हैं और आपने आकर इतनी सही और सटीक जानकारी दी है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कैसे फैलता है, इस पर तो ज्यादातर बातचीत होती रहती है, लेकिन सही और सटीक जानकारी जाना, यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने रेडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और स्मार्ट संस्था का भी यही उद्देश्य है कि कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण के माध्यम से हम आप लोगों को बुलाएं और आप लोगों के द्वारा बिल्कुल सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक जानी चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे और भी गुरुकुल खुल गए हैं डॉक्टर साहब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर इतनी सारी फेक जानकारियां मिलती रहती हैं तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र विक्रम सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से आप हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। होगी आपसे फिर मुलाकात इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में। हम फिर बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़ी। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।